ओके जी, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी पिरिडीन की क्या होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी मैंने पिरिडीन बना दी ऑलरेडी, और ये भी लिख दिया कि 3 वाला जो उसकी बीटा पोजीशन है या 3 वाला कार्बन है वो अनइफेक्टेड रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की टर्म में इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में ये इफेक्ट नहीं करता। और उसके जो अब पिरिडीन डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन को शो कर सकता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं रिएक्टिविटी में, तो वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कहते हैं कि pyridine कैन एक्ट एज अ बेस, और नंबर 2 हम लोग कहते हैं कि ये शो कर सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ये कितनी तरह के हो सकते हैं फर्दर, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते हैं। इन तीनों रिएक्शंस को ये कहीं ना कहीं शो करते हैं। हम लोग वन बाय वन देखा करेंगे इसको डिटेल के अंदर कि किस किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि बेस एज अ बेस तो सबसे ज़्यादा आसान है ना इसको समझना, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ये लोन पेयर रेडिली अवेलेबल होते हैं, नाइट्रोजन को रिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर ये एसिड देखता है एसिडिक चीज़, तो ये वाले लोन पेयर फ़ौरन उसके ऊपर जाके अटैक कर लेंगे और एसिड बेस्ड रिएक्शन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसका एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है वो फर्दर जनरेट करता है पिरिडीनियम सॉल्ट को, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हर एसिड बेस में होती है। ठीक है, डिटेल में हमने देखना है, अभी जस्ट एक छोटा सा इसका क्विक रिव्यू देख लें। फिर हम लोग कहते हैं कि फर्दर क्या होता है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर फिर हम लोग क्या कहेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी ही है तो फिर किस पोजीशन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक वाले। ऑब्वियसली वो इस वाली पोजीशन से ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप्स थे ना। पहले एडिशन था, एडिशन में रिंग ने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना, तो कौन सी पोजीशन किसी न किसी हद तक न्यूक्लियोफिलिक है, वो हम लोग 3 पोजीशन को ही देखते हैं। ठीक है, और अब अगर हम लोग देखें कि बेसिक एज अ बेस ये कैसे एक्ट करिए, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जी इसकी, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले को कंसिडर करें, pyridine एज अ बेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे अच्छा नाइस सा कंपैरिजन क्या लिख सकते हैं कि आप एक जगह बनाओ पिपरिडीन, दूसरा आप बना दो pyridine। ठीक है, फिर आप तीसरा बना दो यहाँ पर आप बना दो ये मैंने क्या बनाया, पायराजोल। और फोर्थ वन हम लोग बना देते हैं इमिडाजोल। सही है, इसका नाम भी लिख देते हैं pyridine, और ये क्या था, पिपरिडीन। और ये क्या है, इमिडाजोल। इमिडाजोल है, इमिडाजोल। सही हो गया जी। अब देखिए इन सब की बेसिसिटी को कंपेयर करें, सबके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं। और नाइट्रोजन नज़र आने का मतलब ये होता है कि साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं। और जहाँ पर इसकी वैलेंसी नहीं कंप्लीट हो रही है तो आपने हाइड्रोजन भी डालना होता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो साथ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये इसके साथ NH की फॉर्म के अंदर होगा, और ऑब्वियसली सेम लाइक पिपरिडीन के अंदर भी होना है। बेसिसिटी देखें, बेसिसिटी हम लोग किस वैल्यू से बता सकते हैं, या तो pKb वैल्यू से बता सकते हैं या pKa वैल्यू से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, मैं ये एक बॉक्स बना देती, जो बॉक्सेस बनाती हूँ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हैं। pKa वैल्यू का होता है इनवर्स रिलेशन एसिडिटी के साथ, राइट। और pKa वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशन होता है बेसिसिटी के साथ। सही। अब अगर हम लोग इन सब की pKa वैल्यू को कंसिडर करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी pKa वैल्यू होती है 5.4, pyridine की 5.0, जो हमारे पास पिराजोल है इसकी वैल्यू होती है 2.5, और जो इमिडाजोल है इसकी वैल्यू होती है 7.1। सबसे ज़्यादा इमिडाजोल के अंदर आपने नेचर देखी कि हाँ जिसके तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं एज अ बेस। क्यों, इन दोनों को पहले कंपेयर कर लें, इसकी ज़्यादा और इसकी कम है। क्यों कम है जी, pyridine यहाँ पर भी इसके पास भी क्या थे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थे। मैंने अंदर डाल दिए बाहर, जगह नहीं है वरना बाहर डाले जाते हैं। यहाँ पर
क्योंकि बाहर ऑर्बिटॉल बन रहा है ना, रिंग के अंदर थोड़ी ना जा रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन रखता है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, तो क्या है sp3। और इस वाले केस से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था किस फॉर्म के अंदर, sp2 वाले फॉर्म के अंदर है। नाउ sp3 वाला नाइट्रोजन और sp2 वाला नाइट्रोजन में ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ऑब्वियसली sp3 वाला होगा, क्योंकि s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता जाता है, वो न्यूक्लियस के करीब होता जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि pyridine के अंदर ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू पिपरीडीन, लेकिन है सही, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बेस है फिर भी। फिर आप इन दोनों रिंग्स को देख लो, इन दोनों के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग है, दोनों के अंदर डाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एजोल्स से उन्होंने डायजोल्स बनाए हुए हैं। लेकिन एक के अंदर जो है वो एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है पायराजोल के अंदर, और जो इमिडाजोल है इसके अंदर ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर है एक केस में। तो जब ये पायराजोल में एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो क्या हो रहा है, एक नाइट्रोजन अटैक करना चाह रहा है एज अ बेस, और दूसरे वाले नाइट्रोजन की जो लोन पेयर्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं हिंड्रेंस, या आप कह सकते हो रिपलियन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस रिंग की एज अ बेस प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं हुआ हुआ ना, और सेम नेचर है, सिवाय क्या है, दो नाइट्रोजन एडिशन पोजीशन पे है, जिस वजह से दोनों के दोनों लोन पेयर जो ऑर्बिटॉल्स है दूसरे के करीब होते हैं, रिपल्जन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिस्टम नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फिर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जब घर के अंदर ही ना चाकी चल रही हो, तो फिर किसका दिल करता है किसी बाय वाले के साथ दोस्ती करने में, ठीक है, वो चुपचाप घर ही बैठ जाता है, तो घर ही बैठ के अपनी पीके वैल्यू 2.5 की लेके। इमिडाजोल में देखिए नाइट्रोजन दूर है, तो एक नाइट्रोजन जब अटैक करना चाह रहा हो तो दूसरा नाइट्रोजन फर्दर उसको असिस्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई है, ठीक है। ये हम लोगों ने किस बात पे डिस्कस किया है, इसकी बेसिसिटी पे, सही हो गया। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि पिरिडीन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाली जो हम लोगों ने बात की, अगर हम लोग इसको यहाँ पर लिखें तो पिरिडीन ये आ गया पिरिडीन। और अब सिस्टम के अंदर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो, ई पॉजिटिव है, ये ई पॉजिटिव एच पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, पिरिडीन इसके साथ जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़ौरन से इसके ऊपर जाके अटैक कर देंगे, और अटैक करने पे आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, ये मिल जाएगा ना, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो न्यूट्रलाइज कर लिए, और अब इसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, तो ये वाली जो चीज़ बनती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये क्या है जी, पिरिडीनियम, पूरा लिख दूँ, पिरिडीनियम सॉल्ट। ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उससे बहुत लेवल पे कम ये इस फॉर्म के अंदर रहेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्रोटीन लेते हैं और एक्सेस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हैं और नाइट्रोजन के लोन पेयर बहुत अवेलेबल हैं, तो वो फ़ौरन से इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और पिरिडीन जो फ्री फॉर्म के अंदर होता है ये बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिखी है, इसको कौन गवर्न कर रहा है, इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न कर रहे होते हैं। ये सबसे पहले ये बता रहा होता है कि आपने, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ बातें, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम है जो पिरिडीन से पिरिडीनियम सॉल्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस पोजीशन को हम समझते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये करता है कि आपने किस नेचर का, और फिर नेचर के साथ साथ किस कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया है। ऑब्वियसली अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर होगा, तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है और इसी की फॉर्मेशन होनी है पिरिडीनियम सॉल्ट की। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या, सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है कि पिरिडीन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स कैसे हैं। देखें, पिरिडीन एक बात तो श्योर है ना, क्या नेचर रखती है, किसी ना किसी हद तक ये क्या है, पाई डेफिशिएंट, और काफ़ी हद तक वैसे है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये बेस की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स डाल देते हो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा करें, तो नाइट्रोजन बहुत ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट कर देता है। दो कि इसकी बेसिसिटी के साथ कम और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट शो करेंगी जो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एज अ बेस भी इफेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो बेसिसिटी को क्या कर देंगे, इनहेंस कर देंगे। तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी के ए वैल्यू क्या है,
किसी भी रिंग की जो आप बात कर रहे हो, तो उसकी अपनी पे की वैल्यू क्या है वो भी इसको गवर्न कर रही होती है। यहाँ पे कोई और भी हो सकता था ना, अगर इन केस आप हेड पैटर्न कंसिडर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कि कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में न्यूट्रल में रह रही है, सॉल्ट बना रही है, ये तीन चीज़ें उसकी बेसिसिटी को गवर्न कर रही होती हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बनने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताएं कि वो इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा या वो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा? देखिए, कहने को तो इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता नहीं है, इसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन कई बुक्स के अंदर लिखा होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। तो मेरे ख्याल में न्यूक्लियोफाइल अच्छी चीज़ है जो अटैक करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट होना होता है। एनीवे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप खुद भी सीख जाओगे, लेकिन आई ट्राई कि मैं साथ में रिमाइंडर देती रहूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना है और इसको खुद में ऐड करवाना है, एंड देन एक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यही हमने पढ़ा। अब जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो इस वाली सिचुएशन में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गुड न्यूक्लियोफाइल बनेगा, या इस वाली केस के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं? यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पाई डेफिशिएंट। जब इसकी फॉर्मेशन हो गई, नाइट्रोजन मजीद 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल और ज़्यादा बढ़ा रहा है अपना रिंग के ऊपर। जब और ज़्यादा बढ़ा रहा है तो रिंग को क्या कर रहा है, मजीद डेफिशिएंट कर रहा है। तो उसका मतलब है इस केस के अंदर तो बहुत ही कम चांसेस हो गए कि पेरिडीन एक्ट करे और एज अ पहले न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करे और फिर एट द एंड आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स दे दे। लेकिन जब आप इसको देखते हो तो फिर तो अच्छी बात है ना, ये प्रेजेंट है और ये है, लेकिन इस जरा इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को देखें, कितना थोड़ी कंसंट्रेशन के अंदर पिरिडीन प्रेजेंट है अब सिस्टम के अंदर। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल के पास ये चांस है, या तो वो बैठा रहे इसके इंतज़ार में कि जिसकी कंसंट्रेशन ही इतनी कम है और सारी की सारी कंसंट्रेशन है ही इसकी, तो फिर वो उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा? कंसंट्रेशन का रिएक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट होता है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में उतनी ज़्यादा उनकी कोलिजन हो सकती हैं और रिएक्शन फास्टर हो सकता है। मैं फिजिबिलिटी की बात नहीं करी, फास्टर होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, होगा तो तेज़ होगा कि स्लो होगा ये अलग बात है। तो अगर इतना स्लो हो रहा है जिसमें सदियां लग रही हैं, तो वो ना होने के बराबर हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को, ये क्या है जी, सिंपल सी लैंग्वेज में हॉब्सन्स चॉइस। उर्दू में कहूँ तो मरता क्या ना करता, इलेक्ट्रोफाइल के पास ये ऑप्शन था, अवेल कर ले वरना बैठा रहे, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि एट लास्ट अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, तो फिर ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिहेव करता है, वो रिएक्शंस भी देता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अभी ही इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अब अगर जो बेंजी ये पिरिडीन रिंग है ये एक्ट करे, ये हमने पहला वाला केस क्या पढ़ा, एज अ बेस। और अब हम लोग ये कहते हैं कि जी अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करना चाह रहा हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, तो उसके लिए पहला स्टेप इसने क्या देना होगा, एडिशन करना, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड में एलिमिनेशन। एडिशन में ये किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सर्टेन फैक्टर्स हैं जी, वो पहला हम लोग फैक्टर लिखते हैं, कौन सा आ जाता है, स्टेरिक्स। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये आ जाता है कि अगर आपके पास एक पिरिडीन रिंग है, ठीक है, और उसकी अल्फा पोजीशन पे यहाँ पर लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरी हमारे पास एक पिरिडीन है जिसके लगा हुआ है 2 पोजीशन पे भी और 6 पोजीशन पे भी मेथिल ग्रुप, ये लाइन भी डाल दो तो मेथिल ग्रुप के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और एक तीसरा सबस्ट्रेट है पिरिडीन का जिसके अंदर पिरिडीन के 2 एंड 6 पे टर्शियरी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इस तरह से ये सबस्ट्रेट है। और हम लोग एक और सबस्ट्रेट लिख देते हैं, ये सारे सबस्ट्रेट जस्ट बताने का पर्पज़ ये है कि इसकी आप स्टेरिक्स का इफेक्ट क्या होता है उसको समझ सको। मेथिल सल्फोनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो यहाँ पर ठीक है, अगर तो
मैथिल सल्फोनेट प्रेजेंट है पिरिडीन के ऊपर तो क्या रिएक्शन देगा। देखिए ये वाला ग्रुप इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वैसे इस वाले केस में इस सब में मैथिल लिखो ताकि क्लियर हो। यहाँ पर भी हैं, अब एक दूसरे के अंदर बम्प हो जाएंगे तो मैं नहीं लिख रही हूँ। इस वाले केस के अंदर अगर हम लोग पिरिडीन के कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी को कंसिडर करें तो हम कहते हैं कि ये डिक्रीज हो जाती है 3 टाइम्स तक। ठीक है, और अगर हम लोग इस वाले केस के अंदर कंसिडर करें तो हम कहते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है इतने टाइम स्टेरिक्स की वजह से। सही हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं, हम लोग इसके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करें। और अगर हम लोगों के पास ये आ जाता है तो ये रिएक्शन नहीं देता अनटिल एंड अनलेस आप कोई दुनिया से वखरा किस्म का प्रेशर अप्लाई करो। तो मतलब इस वाले ने रिएक्शन नहीं देना इवन अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप होता है ये इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये खुद रिएक्टिव है तो ग्रुप पिरिडीन जिस सिस्टम के अंदर ये अटैच्ड होगी उस सिस्टम को भी रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये रिएक्शन दे देता है लेकिन अंडर हाई प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उस पर जस्ट इसने रिएक्शन देना है। इस वाली बात को आप समझिएगा स्टेरिक्स का, और ये जो मैंने रेट्स लिखे हैं कि इतने टाइम डिक्रीज हो गया और इसने रिएक्शन ही नहीं दिया, और इसने अगर दिया रिएक्टिव सब्सटेंट होने के बावजूद भी अंडर हाई प्रेशर, इन बातों का क्या मतलब है जी। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रही है ना लोन पेयर की फॉर्म के अंदर। अब देखिए होगा क्या कि अगर तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हम इसको बेस भी कंसिडर कर रहे हैं नाइट्रोजन को, न्यूक्लियोफाइल भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बेस होती है ज़्यादातर तो वो किसी न किसी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन पिरिडीनियम का जैसे ये पिरिडीनियम सॉल्ट बना है वैसे अल्काइल पिरिडीनियम सॉल्ट भी बनता है, जहाँ यहाँ पर CH3 अगर आके असाइल पिरिडीनियम सॉल्ट भी बनते हैं। तो मतलब न्यूक्लियर ये जो नाइट्रोजन है ये सिंपल बेस की तरह एक्ट नहीं करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी करती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ क्या होगा, हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। तो ये लोन पेयर फ्री थे आराम से किसी के ऊपर भी एज अ बेस एक्ट करें, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करें। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बेस में हमें पता है कि वो जस्ट उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं और अटैचमेंट शो करनी होती है, ऐसा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसके अंदर स्टेरिक्स इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करें तो बहुत स्टेरिक्स का इम्पैक्ट होता है। इस वाले केस में जब हम लोगों ने एक साइड पे मैथल ग्रुप लगा लिया, इसका क्या मतलब हुआ, ये मैथल ग्रुप आपको देखने में ऐसे लग रहा है लेकिन पिरिडीन के अलोंग ये एक पहले कार्बन है और कार्बन के साथ फिर 3 हाइड्रोजन है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे पंखे की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं बॉन्ड। तो क्या होगा कि पिरिडीन के लिए ईजी नहीं रहेगा कि ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाके अटैक कर सके, या इन अदर वर्ड्स कोई इलेक्ट्रोफाइल इस जगह इस रीजन के अंदर जो स्टेरिक्स वाली है इसके अंदर आने को अवॉइड ही करेगा। ठीक है, वो जगह जहाँ पे गुंडे शुंडे फिर रहे हो तो शरीफ लोग नहीं जाते हैं ना, तो ये वाला वो वाला हाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, आपने फर्दर 2 मैथल ग्रुप्स को, पहले वो इलेक्ट्रो जो ये था इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलरेडी एक मैथल ग्रुप की वजह से 3 टाइम्स डिक्रीज होगी, आपने 2 लगा लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट हो रहा है। 3 से 6 नहीं हुआ, 3 से 9 भी नहीं हुआ, बल्कि आपको 4 टाइम्स से लेकर इट्स क्वाइट हाई, आपको बहुत ज़्यादा 10 टाइम से भी ज़्यादा आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इससे भी ज़्यादा बल्कियर ग्रुप लगा लें, मैथल की जगह हम लोगों ने टर्शरी ब्यूटल ग्रुप्स को लगा लिया 2 और 6 पोजीशन पे, तो फिर तो ऑब्वियसली इसने क्या करना है, इसकी क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी, इसने रिएक्शन ही नहीं देना, फिर चाहे मर्जी है हाई प्रेशर भी अप्लाई करते रहो। और अगर हम लोग इस वाले को देखें जो कि पिरिडीनियम मैथल सल्फोनेट है, ये वाला ग्रुप इटसेल्फ काफ़ी रिएक्टिव है लेकिन बल्कियर भी है। तो ओवरऑल जो पिरिडीन है इसकी क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छी बात ये इसकी रिएक्टिव होने की वजह से बचत हो जाती है कि जब हम लोग अगर हाई प्रेशर के ऊपर काम करना चाहें तो ये रिएक्शन को दे देता है। ठीक है, ये इसका हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहला इफेक्ट पढ़ा है जो कि क्या है, स्टेरिक्स है। इसके बाकी 3 इफेक्ट्स और भी हैं, वो क्या क्या हैं जी, वो हमारे पास पहला आ जाता है, रेड से हमने लिखा था तो रेड से ही लिखते हैं। दूसरे में हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल होता है,
स्टेरिक्स का तो हमने देख लिया, जितने ज़्यादा स्टेरिक्स करते जाओगे उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्वियसली कम होती जाएगी, और वो भी जब हम लोग उसकी एडजेसेंट पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होता है। स्टेरिक्स का ऑब्वियसली है ही बल्क से रिलेटेड, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले केस के अंदर क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉनिक वाले केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक आप एग्जांपल ले लो 3 मेथिल पिरिडीन की, और एक ले लो 3 क्लोरो पिरिडीन की, बना लेते हैं। एक ये है 1 2 एंड 3, यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, और एक वाले केस में सेम पोजीशन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, दिस टाइम क्या आ गया? क्लोरो आ गया। तो हम लोग इस वाले को देखते हैं, इसका रिएक्शन फास्टर होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। कितना फास्टर होता है जी? इसका 1.6 टाइम फास्टर है पिरिडीन से, और इसका स्लोअर है 1.4 टाइम्स। ठीक, क्या आपको देख के क्या लगता है? सोचें, वीडियो को पॉज करें और सोचने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है कि 3 वाला मेथल तो कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा रिएक्ट कर रहा है, फास्टर है, और ये वाला मज़ीद स्लोअर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ये हो गया है फास्टर और ये हो गया है स्लोअर, रेट डिक्रीज हो गया, इसमें रेट इंक्रीज हो गया। ओके जी, अज्यूमिंग कि आपने वीडियो पॉज की होगी और आपने सोचा होगा इसको ज़रूर एक दफ़ा। तो अगर आपने सोचा है तो आपको फिर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है? एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टीज रखता है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है ये स्टेरिक पॉइंट ऑफ बड़ा है, और दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा? हम इलेक्ट्रॉनिक्स को तो डिस्कस करें, पोजीशन तो सेम रख रहे हैं लेकिन नेचर को चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इसकी मजीद इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, और इसकी क्या होगी? बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम लोगों ने क्वान्टिटेटिव असेसमेंट करनी होती है रिएक्टिविटी की, तो आप क्या देखते हो? स्टेरिक्स के साथ साथ दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लगा कर देखते हो। ठीक है, वरना तो अदरवाइज क्लोरीन को देखो तो बड़ा है और है दूर पोजीशन पे, तो स्टेरिक्स का तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, पर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। थर्ड वाला जो हमारा इफेक्ट आ सकता है, मुझे चेंज कर लेना चाहिए पेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? पेरी सब्स्टिट्यूएंट्स। पेरी सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? जो पेरी पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, और पेरी पोजीशन पे प्रेजेंट होने की वजह से वो रिएक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। तो क्वालिटी काफी ब्लर आ रही है। ओके, अब फाइन। ओके जी, नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए आप एक कंसिडर कर लो 3 मेथिल पिरिडीन, और दूसरा कंसिडर कर लो 3 क्लोरोपिरिडीन। दोनों की पोजीशन क्या है? 3 3 सेम है, जस्ट क्या चेंज हो रहा है? नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो रही है। एक मेथिल है और दूसरा क्लोरो। मेथिल की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लोरो की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो ये हम क्या पढ़े हैं? डेफिनेटली तभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े। अगर हम पिरिडीन के मुकाबले में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखें तो 1.6 टाइम्स ये ज़्यादा है, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये 1.4 टाइम्स कम हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी एज कम्पेयर टू दिस वन। थर्ड इफेक्ट क्या होता है? पेरी सब्स्टिट्यूएंट्स या पेरी इफेक्ट होता है जी। पेरी इफेक्ट क्या होता है? पेरी इफेक्ट डिपेंडेंट होता है पेरी पोजीशंस के साथ। पेरी पोजीशंस कौन सी होती हैं? जब दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 8 की जो पोजीशंस हैं इनको हम लोग पेरी पोजीशंस कहते हैं, और इनके ऊपर अगर कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं तो उसका मतलब ये है कि वो दूसरे को स्पेस के अंदर इन एक्चुअल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर तो लग नहीं रहा कि एक्सपीरियंस करेंगे, तो जी असल में ऐसी चेयर कन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी होती भी नहीं है। तो जब चेयर कन्फॉर्मेशन आप बनाओ देखोगे तो किसी भी मॉडल पे इंटरनेट पर सर्च कर लो, तो वहाँ पे आपको ये दो पोजीशंस होंगी, ये स्पेस में नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। अगर ये पोजीशन ही करीब है तो फर्दर इनके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर दो तो वो भी क्या हो जाएगा? इससे बहुत ज़्यादा करीब चला जाएगा। इस फैक्ट को समझने के लिए हमने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, एक पिरिडीन की, एक आइसोक्विनोलिन, एक क्विनोलिन, और एक 8 मेथिल क्विनोलिन। यहाँ पर समझिएगा कि पोजीशन नंबर 1 पे क्विनोलिन में नाइट्रोजन होता है, और आइसो में इसका ये आइसोमर है तो वो जस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, पोजीशन नंबर 2 पे चला जाता है। तो पिरिडीन और आइसोक्विनोलिन के अंदर कोई पेरी इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि पेरी पोजीशंस पे कुछ है नहीं, नाइट्रोजन तो है ही अवे।
क्यूनिलीन और 8 मैथल क्यूनिलीन को अगर हम लोग देखें तो क्यूनिलीन यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये इस 1 पोजीशन पे है और हाइड्रोजन कहाँ पे 8th पोजीशन पे है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपलियन एक दूसरे को एक्सपीरियंस करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टिविटी कम हो जानी है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए ओवरऑल स्टेरिक्स की वजह से पॉसिबल नहीं होता, जो आपने पहले भी देखा था कि जहाँ स्टेरिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता है ऑब्वियसली। और इस वाले केस में हमने क्या किया, छोटे हाइड्रोजन की बजाय थोड़ा बड़ा ग्रुप लगा दिया, बल्कि है कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो हाइड्रोजन के साथ तो ये वाला बड़ा ग्रुप है और ये वाले नाइट्रोजन के ऑर्बिटॉल हैं, और इस ही नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल आगे बिहेव करना था। तो ये क्या कर रहे थे, चलो स्टेरिक्स अच्छे भले हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, इनकी रिएक्टिविटी को आप देखिए बहुत डिक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू दिस वन। और इसके देखें तो ये इट्सेल्फ भी है ये हाइड्रोजन कहने को, लेकिन इसकी इन दोनों के साथ कंपेयर करें जहाँ पे कोई पैरी इफेक्ट नहीं था, तो इसकी फिर भी आपको 100 नूरों में जिसको कहते हैं नजर आएगी, और यहाँ पे बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज या इनहेंस्ड पैरी इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पैरी इफेक्ट या पैरी सब्सटेंट प्रेजेंट होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये आ गया हमारा थर्ड इफेक्ट। अब अगर हम लोग फोर्थ वाले को डिस्कस करें तो वो हमारा क्या है जी, अल्फा इफेक्ट। फोर्थ हम कहते हैं अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट के लिए हम लोग किन को लिख सकते हैं, अच्छा ये वाला जो सॉरी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका रेट इतना कम और इतना ज़्यादा, तो रेट किसी रिएक्शन से डिटरमिन होता है। जब आप इस वाली रिंग्स को मेथिल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो यहाँ पे जो बनने वाला होगा वो ओवरऑल अगर इसको ही मान लो तो अल्काइल पिरिडिनियम सॉल्ट बनेगा। इस वाले केस के अंदर इसका सॉल्ट बनेगा अल्काइल का, इसका। तो यहाँ पर सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसका रिएक्शन इस सबस्ट्रेट के साथ करवाएं। अच्छा जी है, अल्फा इफेक्ट के अंदर अल्फा इफेक्ट को हम ये कहते हैं कि अल्फा इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के साथ, और इसमें हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स को ले रहे होते हैं, इसमें हम ज़्यादा स्टेरिक्स को ले रहे थे। तो अल्फा इफेक्ट मतलब जितना ज़्यादा होता जाएगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। अल्फा इफेक्ट का मतलब भी यही है कि कोई ना कोई आपको समझ आ रहा होगा कि अल्फा पोजीशन इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, एक हम लोग लिख देते हैं पिरिडीजीन। वो क्या होता है, 6 मेंबर रिंग होती है जिसकी दोनों एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर आपको नजर आएंगे नाइट्रोजन। उसके बाद हम लोग बना सकते हैं 1 3 पोजीशन पे, इसको यहाँ पर ही रख देते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या है, पिरिडीन पिरिमिडीन। और चौथा क्या, तीसरा केस क्या हो सकता है जी, पायराजीन पायराजीन। तो पायराजीन में एक नाइट्रोजन ऊपर लगाओ और एक उसकी 4th पोजीशन पे लगाओ। अब इन तीनों के अंदर देखें अल्फा इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। अल्फा इफेक्ट आपको नजर कहाँ पर आ रहा है, ऑब्वियसली कहाँ पर अल्फा इफेक्ट, यहाँ पर है ना। जो दो नाइट्रोजन है इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स, ये पहली पोजीशन नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फा इफेक्ट के अंदर वो दोनों की पोजीशन एक दूसरे को लेके अल्फा होती है। अल्फा इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो अगर मैं इनको समराइज करके बताऊं तो ये होते हैं कि अल्फा इफेक्ट जो होता है ये डायरेक्टली डील कर रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पे। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो इस वाले केस के अंदर जहाँ पर जितना ज़्यादा अल्फा इफेक्ट होता जाएगा, उस वाले केस में जब इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब जब ये रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल मेथिल आयोडाइड के साथ ही करे, जो उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपलियन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका होमो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, होमो लूमो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब गैप कम हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, अब आपको मजीद कम चाहिए, तो जब कम चाहिए तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये कहा जाता है कि जब ये एक नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन को शो कर देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए या सिंपल एडिशन के लिए, तो दूसरे वाला जो होता है वो उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तो ये वाला इफेक्ट जहाँ पर ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक जी। तो मेरे माइंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी बतानी और वो फट से निकल भी गई है। एनीवे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 0.25 है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा जी 0.044, और यहाँ पर कितना है 0.036। जितना नाइट्रोजन उससे दूर चले गए हैं वो वाला जो इफेक्ट था जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर रहा था वो कम से कम होता जाता है। अच्छा, अभी भी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बात कहनी थी। तो ओवरऑल हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इस तरह से इफ़ेक्ट शो करता है पिरिडीन कि जो आ सकते हैं एज अ बेस जब ये एक्ट कर रहा हो और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा हो। यस, तो वो जो मैं सोच रही थी ना, मेरा माइंड बैकअप में वही सोच रहा था। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हम लोगों ने देखी। एक हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जी पिरिडीन इट्स वेरी बैड एट दिस रिएक्शन। लेकिन दूसरा हम बार बार क्या बात करें, पिरिडीन को न्यूक्लियोफाइल बनाए जा रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं। ऐसा ही है ना, सब्स्टिट्यूशन के अंदर एडिशन के बाद एलिमिनेशन भी होनी है, और वो ज़्यादातर कहाँ से हो रही है, कार्बन से हो रही होती है। कार्बन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये किस एंड पे हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को शो करता है एज कम्पेयर टू कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये सारी डिटेल्स हैं कि नाइट्रोजन की कार्बन पे कब अटैक होगा, कार्बन की नाइट्रोजन पे कब होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में केसेस, और देन सेम इसके न्यूक्लियोफिलिक में केसेस। तो अब हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं इसकी बकायदा इसके पहला रिएक्शन जो कि प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन होगा।